हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। ये क्लास आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम, बंदी रक्षक एग्ज़ाम, अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ सहायक व उत्तराखंड पुलिस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप लोगों को कल इसका पार्ट 1 प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। इससे पहले आप लोगों को देखिए मॉडल पेपर भी हिंदी का प्रोवाइड करा दिया गया है स्टडी विद एम के द्वारा। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो स्टडी विद एम पर विजिट करके आप लोग देख लीजिए। कल आपको मॉडल पेपर में और प्रोवाइड कराऊंगी आपको 100 क्वेश्चन का, तो आपको पता चलते रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आयोग के द्वारा पुट अप किए जा रहे हैं। आज ये हिंदी का पार्ट 2 है, तो आप सभी लोग हमारे इस पार्ट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। आज की इस सीरीज़ को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इन सभी सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगी। चलिए आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इस सीरीज़ में हिंदी का पहला क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए खड़ी बोली आपके पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपभाषा की बात की जाए तो उपभाषा क्या होती है, किसी बोली में जब साहित्य रचाएं या फिर लिखा जाता है और बोली का क्षेत्र सूक्ष्म न होकर विस्तृत हो जाता है तो उसे कहा जाता है उपभाषा। पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास हुआ है शोर सैनी अपभ्रंश से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। और इस हिंदी की कितनी बोलियां हैं पूछ लिया जाए, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी ये 5 बोलियां हैं? पहली है आपकी कौरवी, दूसरी है ब्रज भाषा, तीसरी है आपकी हरियाणवी, चौथी है बुंदेली और पांचवी है कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं। इस तरीके से भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको हर तरीके से याद रखना है। कौरवी की बात करते हैं, इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। इस भाषा का मूल नाम कौरवी था। साहित्य भाषा बनने के बाद खड़ी बोली इसका नाम पड़ा। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है पूछ लिया जा सकता है, तो याद रखेंगे सर हिंदी। सर हिंदी खड़ी बोली का अन्य नाम है। ब्रिज भाषा की अगर हम बात करते हैं, पश्चिमी हिंदी की ये प्रमुख बोली है। और हरियाणवी जो है, इस बोली को बांगरू भी कहा जाता है। हरियाणवी बोली को बांगरू भी कहा जाता है। बुंदेली जो है ये झांसी व ग्वालियर क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौजी जो है ये कानपुर, इटावा व पीलीभीत में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी जर्मन पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह है ये, इसके रचनाकार कौन है बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मनोहर श्याम जोशी, इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1933 को इनका जन्म अजमेर में हुआ था। मूल रूप से ये कहाँ के थे? अल्मोड़ा के थे। मूल रूप से ये अल्मोड़ा के थे। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक व साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में संपादक के रूप में कार्य किया। मनोहर श्याम जोशी को क्याप नामक उपन्यास के लिए वर्ष 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लखनऊ पश्चिमी जर्मन पर एक उड़ती नजर आदि मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित संस्मरण संग्रह है। इनके द्वारा लिखित साक्षात्कार की बात करें तो इनके द्वारा लिखित साक्षात्कार संग्रह है बातों बातों में और 21वीं सदी
आदि। ये भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए कमल का पर्यायवाची इनमें से नहीं है अम्बुद, बाकी जलज, सरोज और नीरज ये कमल के पर्यायवाची हैं। अम्बुद के पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं तो धराधर, इसके अलावा वारिवाह, वारीधर, बादल, मेघ, घन, जलधर, जलद, ये सभी आपके अम्बुद के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखेंगे अम्बुद के पर्यायवाची कौन से हैं और कमल के पर्यायवाची पदम, नलिन, राजीव, अरविंद, उत्पल, सरोज, इसके अलावा आपका नीरज, जलज, सरसिज, ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखेंगे, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ये हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्तक छंद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निराला जी के काव्य संग्रह की अगर मैं बात करती हूँ तो परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधनाएं, तुलसीदास, गीता कुंज, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी का पत्र, गर्म पकौड़ी और इसके अलावा मास्को डायलॉग्स आदि इनके क्या है, काव्य संग्रह हैं। तो आपको याद रखना है। उपन्यास की बात करती हूँ तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, काले कारनामे, इसके अलावा बिल्ले सुर बकरियां, ये इनके कुछ उपन्यास हैं जो कि आयोग के द्वारा पूछ लिए जा सकते हैं, याद रखेंगे। निराला जी जो हैं इन्हें छायावाद का महेश कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। देखिए इनमें से शुद्ध वाक्य है आपका कौन सा, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, आपका बंटी किस विधा की रचना है। आपका बंटी जो है ये एक उपन्यास है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका बंटी उपन्यास प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी की रचना है। लेखिका कौन है इसकी, मन्नू भंडारी। और यह बाल मनोविज्ञान पर लिखा एक बहुचर्चित और कालजयी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति है। तो देखिए बर्बाद हो जाने के बाद भी अहंकार बना रहना, इसके लिए एक सटीक लोकोक्ति बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। देखिए एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, इसलिए इन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको मैं बताती हूँ। देखिए हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार वर्ष 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी काव्य रचना हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। देखिए टिप्पण का जो मुख्य उद्देश्य है ये मामलों को नियमानुसार निपटाना है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टिप्पण क्या होता है, किसी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसे टिप्पण कहा जाता है। और टिप्पण को अंग्रेजी में नोटिंग कहा जाता है। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य मामलों को यथाशीघ्र निपटाना है। और संरचना की दृष्टि से टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं पूछ लिया जा सकता है। संरचना की दृष्टि से बात करें तो टिप्पण होते हैं 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। तो देखिए इनमें से मूल स्वर नहीं है आपका कौन सा, आई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूल स्वर क्या होते हैं पता रहना चाहिए आप लोगों को, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती है। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं हो उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से मूल स्वर हैं, अ,
छोटी ई, बड़ा ऊ और री। तो हिंदी वर्णमाला में 4 मूल स्वर होते हैं, ये आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की अगर हम बात करते हैं तो कुल स्वर 11 होते हैं। इनमें से 4 मूल स्वर हैं, बाकी जो बचे स्वर हैं इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, 4 भेद हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और देखिए सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग ये आपका जो सेशन चलाया जा रहा है हिंदी का, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। स्पेशली देखिए आपका जो आरओ का एग्जाम होने वाला है, बंदी रक्षक का एग्जाम होने वाला है, साथ ही साथ आपका अधिशासी अधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी तरीके के क्वेश्चन आईओ के द्वारा पुटअप किए जाते हैं। तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सीरीज़ पहुंच सके। तो आप लोगों को शेयर करना है और आप लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत की जा रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज की ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द इनमें से है आपका गंगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। एकार्थी शब्द क्या होते हैं पता रहना चाहिए। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका साधारणतः एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं होता है, ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। नाम से ही पता चलता है एक अर्थ वाले शब्द। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इस प्रकार के शब्दों के अच्छे उदाहरण होते हैं। मनुष्यों के नाम जैसे कि कमला, राधा, राम, मोहन, ये आपके सभी एकार्थी शब्द होते हैं। नदियों के नाम जैसे कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नील, ये सभी आपके एकार्थी शब्द हैं। इसके अलावा नगरों के नाम, दिनों के नाम, ये सभी भी आपके एकार्थी शब्द होते हैं। ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। तो देखिए जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहा जाता है सरकारी पत्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। देवनागरी लिपि अधिकांशतः है वर्णात्मक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं और 9वीं शती के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में मिला है। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है देवनागरी लिपि से रिलेटेड, इनको भी आप याद रखें। देवनागरी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी सुधार समिति का गठन कब किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में देवनागरी सुधार समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे पूछ लिया जाए तो नरेंद्र देव आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य जो क्षेत्र है कौन सा है ये बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं जल्दी से। देखिए राजभाषा के प्रयोग का जो मुख्य क्षेत्र है ये न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सभी हैं। तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है इनमें से उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। इन वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है आपका, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ये आपका एक संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। देखिए इनमें से तत्सम शब्द हो जाएगा आपका आज्ञा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द है आपका अंत्याक्षरी। इस तरीके से अंत्याक्षरी लिखा जाता है। आप लोगों को कल 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर फिर से मैं प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप सभी लोग कल सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा। मॉडल पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आपका
जो अधिशासी अधिकारी का पेपर होने वाला है, आरओ आरओ का पेपर होने वाला है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अधिशासी अधिकारी में आपके 100 नंबर की हिंदी पूछी जाने वाली है, तो डेली आपको यहाँ पे हिंदी की क्लास कवर कराई जा रही है, तो आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है आपका इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इति धन आदि। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इत्यादि किस संधि का उदाहरण है? अगर आपको इसका राइट आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।